Hello everyone, this is Pradeep Verma. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I'm back with another part of the first chapter of Business Studies Class 12, that is coordination. एंड हमेशा की तरह फिर एक बार ये कहूँगा कि क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट में से कोऑर्डिनेशन अक्सर बच्चे इसको बहुत लाइट टॉपिक के तौर पर ले लेते हैं, बट डेफिनेटली ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी कुछ इसमें ऐसा है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक कॉर्नर से हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को कवर अप किया जा सके, सो दैट कि आपको फुल नॉलेज हो सके अबाउट द कोऑर्डिनेशन। सो लेट्स मूव ऑन to the today's topic. सो आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन। तो आप कोऑर्डिनेशन को मन में रख करके जरा इन दिए गए पिक्चर्स को थोड़ा सा देख के समझने की कोशिश करिए, देन मैं हाईलाइट करता हूँ कि क्या पिक्चर है, क्यों लिया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा मैं जूम भी करके दिखा दे रहा हूँ। पहले पिक्चर में मैंने एक ट्रैफिक का एक एग्जांपल ले रखा है। गाड़ियाँ आ जा रही हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पर कुछ लोग क्रॉस कर रहे हैं, फुटपाथ पर लोग चल रहे हैं अपना सिस्टमैटिक तरीके से। देन ऑन द अदर हैंड उसी के नीचे एक दूसरा पिक आप देख पा रहे होंगे। गाड़ियाँ हैपजर्ड वे में सब आपस में जैसे किसी भी डायरेक्शन में जा रही हैं और कुल मिला करके सारा का सारा ट्रैफिक जाम हो चुका है। ठीक, देन आते हैं अपने नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, आप सभी ने हो सकता है कभी ना कभी अपने स्कूल लेवल पर इस पर्टिकुलर रेस में पार्टिसिपेट किया होगा, जिसको आप सभी जानते हैं रिले रेस। ठीक है, रिले रेस एक टीम एफर्ट होता है, 4 लोग उसमें बेसिकली खेलते हैं, रन करते हैं एक साथ, और एक बैटन होता है जिसको आप आपस में एक्सचेंज करते हो, है ना। तो ये है आपका रिले रेस का एक एग्जाम्पल। एंड आते हैं अपने अगले पिक्चर की तरफ। तो देखिए, ये है वो बैटन जिसको लेकर के वो सभी भाग रहे होते हैं, और जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वो बैटन हाथ से छूट गया है। थोड़ी देर बाद आऊँगा कि इन पॉइंट्स में क्या मैं बताना चाहता हूँ इन पिक्चर्स के साथ। देन आप देख पा रहे हैं लास्ट पिक्चर में एक माला मैंने ले रखी है, एंड उसी के साथ एक और माला की फ़ोटो है जिसको कि आप देख पा रहे हैं वो माला टूट गई है और बिखर गई है। नाउ ये 6 जो पिक्चर्स लिए हैं मैंने, ये कोऑर्डिनेशन की बातों को समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। तो ध्यान से देखिएगा, आप 6 पिक्चर्स मैंने लगाए हैं, जो क्या पर्पस है इन सभी का। मैंने स्टार्ट की जो 3 पिक्चर्स आप अप साइड वाले देख पा रहे हैं, ये 3 पिक्चर्स, ये ट्रैफिक का, ये रिले रेस का और ये माला का, इनमें मैंने लिखा है ऊपर कोऑर्डिनेशन अवेलेबल। इन सभी में कोऑर्डिनेशन है। अब आप क्या पता गेस कर पाए या नहीं कर पाए, देखिए मैं समझाता हूँ। अगर ट्रैफिक के नियमों का सिस्टमैटिक तरीके से लोग फॉलो अप करते हैं, तभी जा कर के आप जो देख पा रहे हैं कि गाड़ियाँ अपना नॉर्मल वे में आना जाना कर पा रही हैं, लोग जेब्रा क्रॉसिंग से पार कर पा रहे हैं, इवन लोग फुटपाथ पे आराम से चल पा रहे हैं। ये जस्ट बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन ही हो पा रहा है। और जो रिले रेस में आप देख पा रहे हैं बगल की पिक्चर में कि उसमें लोग दौड़ रहे हैं, बैटन को प्रॉपरली एक्सचेंज कर रहे हैं और रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वो भी अगेन कोऑर्डिनेशन। आपने सुना होगा एक वर्ड, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है आपके उस रिले रेस में। आपको देखना रहता है, अपने हाथ के टाइमिंग मैच करनी पड़ती है, तब जाकर आपका बैटन एक्सचेंज हो पाता है। और अगर आप नहीं करेंगे तो एज अ रिजल्ट आप नीचे वाले पिक्चर को देख सकते हैं। एंड ऐसे ही आप जो माला देख रहे हैं फूलों की, उसमें भी कोऑर्डिनेशन है। आप कहोगे उसमें कौन सी कोऑर्डिनेशन है, आपको वो चीज़ दिख नहीं रही है, लेकिन वो वही एक चीज़ ऐसी है जिसके वजह से वो पूरी माला आपस में एक सिस्टमैटिक तरीके से लगी हुई है। जितने भी फूल आप देख रहे हो डिज़ाइन में, स्टाइल में लगे हुए हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं लगे हुए, वो एक ऐसी चीज़ से लगे हुए हैं जो हमको ऐसे दिखता तो नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर होता है। और वो क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आपके ट्रैफिक सिग्नल में, आपके ट्रैफिक के नियमों में आप ढंग से पालन नहीं करोगे, आप सिस्टमैटिक नहीं चलोगे, तो आपको उसका ये भुगतान करना पड़ेगा, आपका पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। आपका अगर हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, आपके हाथ और आई के एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो आपका ये एक इफेक्ट सामने देखने को मिलेगा, आपका बैटन माइट भी आपके हाथ में एक्सचेंज ना हो पाए और आप रेस को हार जाएं। और रह गई बात माले की, तो मैंने कहा था माले में वो चीज़ है जो आपको दिख तो नहीं रहा, लेकिन है वो चीज़ जिसके वजह से वो सब सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है, और वो है वो धागा। देखिए ध्यान से, वो धागा टूटते ही किस तरह से एक माले की मोतियाँ बिखर सी जाती हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये है आपका कोऑर्डिनेशन इज नॉट अवेलेबल। तो जैसा आप देख रहे हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन है, देन इसमें कोऑर्डिनेशन है और इसमें भी कोऑर्डिनेशन है, लेकिन इस पिक्चर में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन की कमी है, एंड इसमें भी माला टूट गया क्योंकि धागा टूट गया। धागा मतलब ही
वो इंटेंजिबल एक ऐसा फोर्स था जो उस माले में था, लेकिन टूटने से सारा का सारा बिखर सा गया। तो कोऑर्डिनेशन भी एक ऐसी ही चीज़ है, ऐसे ही इंटेंजिबल फोर्स है जो दिखता तो नहीं है लेकिन वो होता ज़रूर है। और अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा हर एक काम, हर एक चीज़ हमारा एक तरह से यूजलेस हो जाएगा और वो सब अनसिस्टमैटिक हो जाने वाला है। तो आइए एक और पिक्चर से कुछ समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए इस पिक्चर में मैंने दिखाना चाहा है कि हाथी को 4 लोग मिलकर पुल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या 4 लोग पुल कर भी रहे हैं? आप इस पहले पर्सन को देख पा रहे हैं, ये तो खींच रहा है, बट बाकी 3 की बात करें और इवन खासकर इस लास्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो ये तो लग रहा है जैसे फॉर्मेलिटी ही बस पूरा कर रहे हैं, रस्सी को बस पकड़ रखे हैं लेकिन कोई ताकत लगा नहीं रहे हैं। और इसीलिए लिखा हुआ है कि वी कैन डू एनीथिंग इफ़ वी ऑल पुल टुगेदर। हम हाथी जैसे विशाल जानवर को भी खींच सकते हैं अगर हम सब एक साथ एक टीम के तौर पर उसको पुल करें तो। अगला देखिए पिक्चर, इसमें रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ट्रैक यहाँ से होता हुआ आया, एक ट्रैक यहाँ से होता आया, मिल तो गया आपस में ये, लेकिन ये क्या, उसके साइड का ये ट्रैक नहीं मिल रहा है और यहाँ ट्रैक अलग डायरेक्शन में हो गया। तो इनका तो सारा का सारा काम खराब हो गया। अब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। सिचुएशन बिगड़ गई है और कुल मिलाकर जो इनका ट्रैक आपस में बन जाना चाहिए था, मिल जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, तो काम फिर बिगड़ गया। अगेन कुछ यहाँ पे चीज़ मिस हो गई इनके एक्टिविटीज़ में। एंड देन आप देखिए एक और फनी इमेज जो अगेन कोऑर्डिनेशन के ही बारे में है। आप देख पा रहे हैं एक सड़क है जिसका दोनों एंड वर्क इन प्रोग्रेस शो कर रहा है, यानी काम कुछ ना कुछ हो रहा है। वर्क को रोक लगा है बैरिकेटर लगा करके, कार आ रही है। अब जैसे ही आप देख पा रहे हैं थिंकिंग चल रही है, ड्राइवर सोच रहा है मैं कहाँ जाऊँ। लेफ्टवर्ड जाते हैं अगर हम तो काम रुका पड़ा है, सड़क बंद की गई है। राइटवर्ड जाते हैं तो सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो आखिरकार हम किस तरफ जाएं, और आगे सामने कोई रास्ता ही नहीं है। ये भी किसी ना किसी चीज़ की कमी से हो रहा है और वो कमी डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन है। इनके आपस में एफर्ट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं था, टीम एफर्ट्स नहीं था, इसलिए वो हाथी को पुल नहीं कर पा रहे हैं। इनके भी एक्टिविटीज़ में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से पटरियां सही से सेट नहीं हो पाई। और इनके भी एक्टिविटी में कोई कोऑर्डिनेशन, कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले एक साइड का रोड हम सही करके दूसरी साइड का रोड ओपन कर लेंगे, इसलिए दोनों तरफ से सड़कें बंद हो गई हैं। तो ये सब है बिना कोऑर्डिनेशन के किए हुए एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल, जिससे होता क्या है ये देखिए कंक्लूजन, कि अगर आपके एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सिचुएशन ऑफ क्योस होगा एंड द टास्क फेलियर ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, आपके एक्टिविटीज़ में जो ग्रुप एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं अगर उसमें कोऑर्डिनेशन आपको नहीं दिखता है तो आपको क्योस की सिचुएशन मिलेगी, और साथ साथ जो भी आपको टास्क मिलता है या टास्क आप पूरा करना चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं इन तीनों इमेजेस में कोई भी अपने टास्क को पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनके एक्टिविटीज़ में क्या नहीं है, तो इनके एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो होप सो इन कुछ इमेजेस के साथ हमने थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी जरूर ले ली है कोऑर्डिनेशन के बारे में, बहुत ही सिंपल वे में। और अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अगले हिस्से में, जो कि एक बहुत ही मैथमेटिकल वे में है, लेकिन आपको देख के लग रहा होगा शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है कि 2 + 2 तो 4 होता है, मैंने यहाँ 5 क्यों लिख दिया है। तो बताना चाहता हूँ कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, मैथमेटिकली तो ये मिस्टेक है, लेकिन वी आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, बिजनेस मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की एंड अचीवमेंट ऑफ गोल की, और बेसिकली कोऑर्डिनेशन की। तो ये कोऑर्डिनेशन के बारे में बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है कि 2 + 2 हावेवर होते हैं 4, लेकिन अगर फिर भी 5 हो जाए तो ये तो वही बात होगी ना कि जो चीज़ इम्पॉसिबल था वो खुद ही पॉसिबल हो जाए। तो इफ़ आप चाहते हो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है, यानी 2 + 2 5 करना है, तो क्या होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। यानी यू कैन डू दिस थिंग, 2 + 2 5 बनाने का मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो आप, बट कैसे, कोऑर्डिनेशन से। तो यू शुड हैव द कोऑर्डिनेशन इन योर टीम सो दैट इट मेक्स पॉसिबल एवरीथिंग विच सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने थ्योरेटिकल मेन पार्ट की तरफ और शुरुआत करते हैं मीनिंग के साथ, कोऑर्डिनेशन की मीनिंग। तो ध्यान से सुनिएगा एंड मन में उन इमेजेस को बनाए रखिएगा जिनको मैंने आज के शुरुआत के वीडियो के पार्ट में रखा है, और ज़रूर से ज़रूर वो इमेजेस आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे इस मीनिंग को और इजीली समझने के लिए। देखिए, इट रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच हारमोनी, कुछ वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया, उन वर्ड पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ब्लैक कलर से है। पहला है जैसे ये हारमोनी, देन दूसरा यहाँ पर है आपका, तीसरा उसी के नीचे है। ठीक है, देखिए, it refers to the process through which harmony is established among different activities of an organization.
आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और उन सभी एक्टिविटीज़ के बीच में क्या करना, हार्मोनी बनाना, यानी एक रूपता बनाना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड, ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, ग्रुप गोल, कॉमन गोल, वो आप सक्सेसफुली अचीव कर सकें। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है, हमारे रिसोर्स का सिंक्रोनाइजेशन है। होता क्या है, कई बार रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं लेकिन टाइमली वो अवेलेबल नहीं हो पाते, ऑर्डरली अरेंज नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से हमारे एक्टिविटीज़ में हिंड्रेंसेज आते हैं और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कहीं ना कहीं अचीव नहीं कर पाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन ही फाइनली वो चीज़ है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी की सिचुएशन को क्रिएट करता है, या हमारे कॉमन गोल को अचीव करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, और साथ साथ हमारे रिसोर्स को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये है मीनिंग हमारे कोऑर्डिनेशन की। बढ़ते अपने अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें मैंने डेफिनेशन का टॉपिक काउंट किया है और मैंने 2 डेफिनेशन लिए हैं। पहला डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं, कून्स एंड ओ डोनेल का डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर कून्स एंड ओ डोनेल ने दिया, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे इस कोऑर्डिनेशन के टॉपिक का अगला एक टॉपिक भी है, पॉइंट भी है, जो हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड टूवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। तो देखिए, 2 बातों पर इन्होंने भी हाईलाइट किया है, हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना एम होता है, अपना अपना ऑब्जेक्टिव, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल टारगेट्स होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बट हमारा मेन फोकस क्या होता है, उन सभी के टारगेट को साथ लेकर के ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट को अचीव करना। बट सिचुएशन बहुत आसान नहीं होती है, कहना आसान होता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे क्लैशेस माइंड में आते हैं कि हम पर्सनल अपना बेनिफिट पूरा करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट को हम नहीं सोचेंगे। तो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन का होना बड़ा ज़रूरी है, सो दैट कि उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स में हार्मोनी लाया जा सकता हो, एंड टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, और जो ग्रुप गोल्स की हम बात करते हैं उसको अचीव करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। तो ये था कून्स एंड ओ डोनेल का डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन मैंने आपको ले रखा है, सो दैट जैसे मैंने पहले भी कहा, ईच एंड एवरी पार्ट जो हमारा कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए वो हमारे इस वीडियो में सब कवर हो सके। कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम। अगेन देखिए, टीम वर्ड आया है, ग्रुप की बात आई है। Keeping together the team by ensuring suitable allocation of tasks to the various members and seeing that the tasks are performed with the harmony। Again देखिए, harmony word पे जोर इन्होंने भी दिया, harmony among the members themselves, और ये डेफिनेशन है ब्रीच की। तो आप देख पा रहे हैं दोनों डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स पर फोकस किया जा रहा है, वो वर्ड है हार्मोनी। एक आ रहा है इंटीग्रेट करना इंडिविजुअल एफर्ट्स को, फिर आ जा रहा है ग्रुप गोल्स को अचीव करना। तो ये कुछ बातें हैं जिसको कोऑर्डिनेशन की मदद से हम अचीव कर सकते हैं। तो अब तक हमने इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन के बारे में बहुत कुछ बेसिक मीनिंग को जाना है कि वो क्या होता है और डिफाइन भी कैसे किया जा सकता है, वो हमने 2 डेफिनेशन देख ली हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और ये इस वीडियो का शायद सबसे मज़ेदार हिस्सा होगा। एंड इसी कुछ चीज़ों के को लेने के वजह से वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा ज़रूर हो जाएगी, बट मैं सभी से कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस एक वीडियो के साथ आप कोऑर्डिनेशन को फॉरएवर अपने माइंड में स्टोर करना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो का ये हिस्सा भी देखिए, समझिए, और साथ साथ एंजॉय भी करिए, और साथ ही साथ एंड तक देखिए, सो दैट कि आपका ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट बहुत ईजिली आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन, या आप कहिए कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि बताइए कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑपरेशन क्या होता है, आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके आप सोचिएगा कि कोऑर्डिनेशन में आपने क्या सोचा और कोऑपरेशन में क्या सोचा। लेकिन आप जरूर एक ऐसे स्टेटस में पहुंच जाओगे जब आप कहोगे अरे दोनों तो एक ही लग रहा है, कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बैठाना और कोऑपरेशन मतलब भी वही होता है, सहयोग करना, तो दोनों में फ़र्क क्या है। बट एक बहुत बारीक सा फ़र्क है जो कहीं ना कहीं इस स्टोरी से बहुत ईजिली आप समझ जाओगे, इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो में इस स्टोरी को इंक्लूड किया है। सो अपने स्टोरी को हम पढ़ते हैं और समझते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। सपोज दैट मिस्टर जॉन gets a trouser stitched. On trying it, he finds it is 4 inches longer in length. Next morning, while all the 4 members of his family are sitting at the breakfast table, Mr. John says that, get this trouser 4 inches short by the time I return from the office. तो जैसा आप देख रहे हैं इस स्टोरी में अब तक की कुछ बातें, एक फैमिली है जिसका हेड ऑफ द मेंबर है मिस्टर जॉन, और 4 टोटल फैमिली में मेंबर्स हैं, डेफिनेटली उनकी वाइफ और 2 बच्चे हैं, एक डॉटर एक सन। और
उन्होंने एक दिन ट्राउज़र को सिलवाया और जब उन्होंने उसको ट्राई किया तो वो 4 इंच लंबा पाया गया उनके नॉर्मल लेंथ से। तो उन्होंने अपने नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट टेबल पर कहा कि जब मैं शाम को लौट कर आऊँगा ऑफिस से तो मुझे ये ट्राउज़र 4 इंच छोटा चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में और क्या बातें हैं। एवरीबडी केयरफुली लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस। आफ्टर दिस मिस्टर जॉन लीव्स फॉर द ऑफिस, सन फॉर द स्कूल, डॉटर फॉर द कॉलेज रेस्पेक्टिवली। तो सब अपने अपने काम पर गए, मिस्टर जॉन अपने ऑफिस गए और बाकी दोनों बच्चे अपने स्कूल और कॉलेज रेस्पेक्टिवली चले गए। आफ्टर सम टाइम when Mrs. John remembered about the work, she took the trouser to the tailor and got it short by 4 inches and kept in the almirah. तो जैसा कि उनकी वाइफ ने किया कि सभी लोग काम पे चले गए, तो जैसे उनको अपने हस्बैंड का दिया हुआ काम याद आता है तो वो एक टेलर के पास लेकर जाती हैं और 4 इंच उस ट्राउज़र को छोटा करवा कर अलमीरा में रख देती हैं जगह पर। ठीक है, तो स्टोरी का अगला पार्ट है। When the son returned from the school, he recalled the job assigned by his father. Without communicating with any other member of the family, he took the trouser to a different tailor and got it short by 4 inches and kept it at its previous place. होप सो आप लोग अब शायद स्टोरी में क्या होने जा रहा है आप समझ गए होंगे कि जब स्कूल से उनका बेटा घर लौटता है तो वो भी उसको भी वो काम याद आता है कि अरे मेरे फादर ने कोई टास्क दिया था, चलो उसको हम करते हैं। तो वो बिना किसी से कम्युनिकेट किए हुए क्या करता है, एक किसी दूसरे टेलर के पास जाता है और उस 4 इंच उसको छोटा करवा लाता है। दूसरा टेलर हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर एक ही टेलर होगा तो भले इनको नहीं पता होगा लेकिन टेलर तो जानता होगा ना कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही तो इसको 4 इंच छोटा किया था। तो इसीलिए स्टोरी को हमने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये मान लिया कि देयर आर डिफरेंट टेलर्स। ठीक है, तो होप सो कि अब आगे क्या होने वाला वो भी आप समझ गए होंगे। एज सुन एज डॉटर रिटर्न, शी ऑल्सो रिकॉल्ड द वर्क असाइंड बाय हर फादर। तो डॉटर भी आती है अपने कॉलेज से वापस, उसको भी याद आता है कि उसके फादर ने कुछ कहा था। शी रिपीटेड द सेम एक्शन एज हैड ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड बाय हर मदर एंड ब्रदर। तो जैसा उसकी माँ और जिसके भाई ने किया कि 4 इंच का छोटा करवा लाएं एक टेलर से, तो ये भी किसी डिफरेंट टेलर के पास जाती है और 4 इंच छोटा करवा कर अपने ट्राउज़र को, मतलब अपने फादर के ट्राउज़र को लाकर अलमीरा में रख देती है। सबके एक्टिविटीज़ में एक चीज़ तो हम देख पा रहे हैं कि सब लोग एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव नेचर रखते हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई, क्योंकि तीनों लोगों ने 4-4 इंच छोटा करवाया, जबकि सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे क्या बात हुई थी कि हमें ट्राउज़र को सिर्फ 4 इंच छोटा करना था। सो in the evening, when Mr. John returned from the office and tried the trouser, he found that it was now half the length. Now, just think that why did this happen? तो अब अगर आपने स्टोरी सुनी है, समझी है, तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या गड़बड़ी हुई इसमें भाई। आखिरकार उसने सुबह सुबह यही कहा था कि 4 इंच ट्राउज़र छोटा होना चाहिए, लेकिन अब 4 नहीं, अब तो 12 इंच छोटा हो गया, यानी कि जितना उसको चाहिए था उससे बहुत छोटा, हाफ ऑफ लेंथ हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सबने कोऑपरेट तो किया, लेकिन क्यों नहीं हो पाया काम सही तरीके से? Everyone showed cooperation, but something is lacking in their cooperation. तो सब लोगों ने कोऑपरेशन तो दिखाया, लेकिन उस कोऑपरेशन में कुछ तो गायब था, एंड दैट वाज कोऑर्डिनेशन। तो डेफिनेटली आप लोग इस स्टोरी से यहाँ तक की बात तो समझ पाए होंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या है एक्चुअली। तो कोऑर्डिनेशन वो चीज़ था जो उनके कोऑपरेशन में जरूरी था, अदरवाइज उनका कोऑपरेशन में देखिए वेस्ट हो गया है। बिकॉज ऑफ दैट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क वॉज देयर एंड द ट्राउजर बिकम हाफ ऑफ इट्स लेंथ। और उनके कोऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होने से ये नुकसान उठाना पड़ा कि वर्क का डुप्लीकेशन हुआ, मतलब कि 2 बार 3 बार काम दोहराया गया सेम वर्क, तो वेस्टेज हो गया रिसोर्सेज का, और कुल मिलाकर जो ट्राउज़र जिस लेंथ का होना चाहिए था उससे ज़्यादा ही छोटा हो गया एंड अब वो बेकार हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टोरी में देखा कि कोऑपरेशन करना सब चाहते थे लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। और एंड इवन कोऑर्डिनेशन तो सुबह ही ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं हुआ था, जब मिस्टर जॉन ने कम्युनिकेट किया ये चीज़ कि ट्राउज़र 4 इंच छोटा करना है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि किसे करना है, यानी उसने किसी को असाइन नहीं किया जॉब के लिए। और उसी तरह से जब किसी ने ये काम किया तो उसने किसी और को कम्युनिकेट नहीं किया कि मैंने वो ऑलरेडी काम कर दिया इसलिए तुम में से कोई अब ना जाना, या किसी और जगह रख दिया होता तो भी समझ में आता कि किसी ने तो उसका प्लेस चेंज किया है। तो बहुत सारी ऐसे लूप होल्स मिले जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नहीं था बट डेफिनेटली कोऑपरेशन था। तो आइए हम जानते हैं कि स्टोरी को लेने से हमने क्या सीखा। तो क्या कंक्लूजन है स्टोरी का कि वाइल परफॉर्मिंग द टीम वर्क, जब भी आप एक टीम वर्क यानी ग्रुप एफर्ट करते हैं, नॉट ओनली कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड अमंग द टीम मेंबर्स बट कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड।
इन देयर एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज। तो अब जब भी आप ग्रुप एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, एक टीम की बात करते हैं, चाहे आप किसी स्पोर्ट्स फील्ड के किसी स्पोर्ट्स की बात ही कर लीजिए जिसमें एक टीम खेलती है, आप हमेशा देखेंगे कि उनके सारे प्लेयर्स में, सारे मेंबर्स में आपस में कोऑपरेशन चाहिए सो दैट कि वो टीम जीत सके, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके। बट सिर्फ कोऑपरेशन से कुछ नहीं होता। कोऑपरेशन से आप सिर्फ और सिर्फ ये दिखा सकते हैं कि आप भी चाहते हैं ऐसा होना, लेकिन आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज में क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेशन, सो दैट कि आप अपने एक्टिविटीज़ को टाइमली पूरा कर सके और एफिशिएंटली, सो दैट कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो इजीली आप अचीव कर सकते हैं। तो फाइनली हम इन स्टोरी को लेकर ये कह सकते हैं कि स्टोरी से हमने ये सीखा कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज नॉट द सेम थिंग। कोऑपरेशन की जो मीनिंग आप जानते हो, वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आपके कोऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन होगा। विदाउट कोऑर्डिनेशन यू कैन नॉट मेक द कोऑपरेशन फ्रूटफुल। क्लियर? तो आप ये बात समझ सकते हैं स्टोरी के हेल्प से। सो बढ़ते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि अब चैप्टर के वो पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अक्सर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज विच इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, या व्हाट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो हम तो बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन। बट वाइल द एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, जब कोई आपसे पूछे कि आप जरा इसको डिफेंड करिए, एक्सप्लेन करिए, पॉइंट्स बोलिए जिस पर आप ये कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट का एक एसेंस है, तो बहुत चीज़ें हमारे मन में आती है, हम क्या बोल दें। तो देखिए, एक सिस्टमैटिक तरीके से मैंने लेने की कोशिश की है इन बातों को, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से ही फिर एक बार। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, विच आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी मैनेजमेंट में ये 5 फंक्शंस होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चाएं की हुई हैं। बट इन सभी को जोड़ा हुआ है मैंने किससे? कोऑर्डिनेशन से। आप देख पा रहे हैं कोऑर्डिनेशन से प्लानिंग जुड़ रहा है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड नो डाउट प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग पर बढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग, एंड ऐसे ही डायरेक्टिंग, एंड देन कंट्रोलिंग, एंड देन फिर प्लानिंग, ये रोटेट होकर चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। बट इन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन उनके बीच में एग्जिस्ट करता है, मतलब सब में रिलेट करता है कोऑर्डिनेशन। कई मैनेजमेंट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जिस तरह से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग से कंट्रोलिंग तक 5 फंक्शंस होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन होता, तो जिस तरीके से इन सभी का अपना अपना एक ऑर्डर है, तो कोऑर्डिनेशन भी इसी ऑर्डर में कहीं और एग्जिस्ट कर रहा होता। तो ये तो गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी एक फंक्शन पे इम्पैक्ट नहीं डालता, बल्कि उसकी मदद से हम सारे फंक्शंस को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ सेपरेट फंक्शन, बिकॉज इट इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, जो कि 5 है हमारे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए पहले तो ये जानना जरूरी था, जो आपने समझ लिया है। देन आते हैं अपने अगले एक और छोटे से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की तरफ। आप देख पा रहे हैं कि ये आपका पिरामिड जो कि शो कर रहा है वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम और लोअर लेवल। तो कोऑर्डिनेशन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि टॉप लेवल से जुड़ा हो, या सिर्फ मिडिल से, या सिर्फ लोअर से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे पूरे पिरामिड के अंदर है। दैट मीन्स ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स टॉप लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, मिडिल लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, और बॉटम या लोअर लेवल पर भी चाहिए। यानी कि हर एक लेवल पर आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, यानी ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंस है। सो देखिए, आते हैं अब एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को कहने के पीछे जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को लेते हैं और इन 1 बाय 1 उनके एक्सप्लेनेशन को लेकर समझते हैं कि क्यों कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है मैनेजमेंट का। तो पहला पॉइंट आता है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी पिछले ही हमने एक चार्ट में देखा कि जो भी हमारे 5 फंक्शंस हैं, उन सभी फंक्शंस से अलग कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बल्कि उन सभी फंक्शन से जुड़ता है कोऑर्डिनेशन। या कह सकते हो आप कि विदाउट कोऑर्डिनेशन ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज बेसिकली द 5 फंक्शंस, कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। ठीक है, आप जब प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग में जिन चीज़ों को हम माइंड में रख करके सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, उन चीज़ों को जब तक आप कोऑर्डिनेट करके आप सिस्टमैटिक तरीके से नहीं रखोगे, ऑर्डरली अरेंज नहीं करोगे, तो आप चीज़ों के लिए ढंग से पॉलिसी या प्लान नहीं बना पाओगे, और वो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करने देगा। ऐसे ही आपको छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। सारे फंक्शन में तो इस चीज़ को समझाऊंगा नहीं, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा।
बट जैसे हम बात करें स्टाफिंग की, जिसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए। अगर आप सोचिए आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में सब कुछ ठीक ना हो, तो आप सोचते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 30 स्टाफ की ज़रूरत है। आपने ऐसा मान लिया क्योंकि आपके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था, तो आपने सोचा कि 30 स्टाफ का रिक्रूटमेंट मुझे करना है, आपने कर दिया। ना 30वें स्टाफ को सैलरी कुछ ना कुछ दी ही जानी है, तो फाइनेंशियल बर्डन 30 स्टाफ का पड़ा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि वो जो काम 30 लोग कर रहे हैं वो तो 20 लोग करेंगे तो भी चलेगा, तो 10 स्टाफ अननेसेसरी रिक्रूट हो गए हैं। तो अब उनको या तो हटाना पड़ेगा या तो उनके लिए नया काम लाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हिंड्रेंसेस लाएंगे, है कि नहीं। तो स्टाफिंग के लिए भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। एज वेल एज डायरेक्टिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ भी कम्युनिकेशन होना है, तो कम्युनिकेशन ऑर्डर में होना चाहिए, एक तरीके से होना चाहिए, अदरवाइज फिर चीज़ें हमारी बिगड़ सकती हैं। यानी गाइडलाइन सही नहीं मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं मिलेंगे, तो लोग अपने टास्क को टाइमली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा हर चीज़, एंड एज अ रिजल्ट हमारा जो सिस्टम है यानी ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि ये सवाल कई बार आता है कि किस फंक्शन को करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो आपका जवाब ना प्लानिंग होगा ना ऑर्गेनाइजिंग, जवाब होगा ऑल द फंक्शंस। ऐसे ही एक सवाल बहुत कॉमन आता है एग्जामिनेशन में कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप में आता है इसकी जरूरत, मिडिल में या लोअर में। तो आप फिर से देखें उस पिरामिड को समझ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन किसी एक लेवल पर नहीं चाहिए, सभी लेवल्स पर चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि हम जब जानते हैं टॉप लेवल में हमारा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग काम होता है, मिडिल लेवल पे होता है स्टाफिंग काम, और लोअर पे होता है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का काम। यानी कि हमारे इन तीनों ही लेवल पे पांचों फंक्शन परफॉर्म होते हैं। और अगर कोऑर्डिनेशन को पांचों फंक्शन परफॉर्म करने के लिए चाहिए तो डेफिनेटली तीनों लेवल पर भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड द थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है भाई, अब जब कोई आपका ऐसा फंक्शन या प्रोसेस है जो कि आपको सारे लेवल्स पर चाहिए, साथ साथ सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, तो डेफिनेटली ये सबसे कीमती चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट हो गया। तो कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती अपने एक्टिविटी को, तो डेफिनेटली वो कभी भी अपने कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर सकती है, या फिर लॉन्ग टाइम तक अपने बिजनेस में, अपने एरा में सेफली रन नहीं कर सकती है। तो अगर एक कंपनी और एक ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करने में फेल होती है तो डेफिनेटली वो लाइफ टाइम के लिए फेल हो जाएगी, और वो कहीं ना कहीं कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव से दूर हो जाएगी और वो अचीव नहीं कर सकती। तो कोऑर्डिनेशन कुल मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक सिक्स्थ फंक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन या प्रोसेस है जिसको बेस लेकर के ही सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि क्यों कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन को एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इन तीन बातों को जरूर आप लिखेंगे और तभी आपकी मीनिंग पूरी हो जाएगी कि कोऑर्डिनेशन आपको हर एक फंक्शन को करने के लिए चाहिए, देन कोऑर्डिनेशन आपको हर एक लेवल पे चाहिए, एंड सबसे जरूरी बात, कोऑर्डिनेशन एक सबसे जरूरी फंक्शन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज नेचर और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो देखिए नेचर और फीचर्स में क्या बातें लिखी गई हैं। पहला है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक नहीं कई तरह के इंडिविजुअल वर्क करते हैं, और उन सभी का अपना अलग अलग पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और उन सभी के एफर्ट्स को हमें इंटीग्रेट करते हुए लेकर चलना होता है। कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। ठीक है, यानी उनके जो इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं उसको ग्रुप एफर्ट्स में कन्वर्ट करते हुए ग्रुप गोल को अचीव करना। और आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन तब जरूरत नहीं पड़ती है जब आप अकेले पर्सन की बात करते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेशन की जरूरत तभी पड़ती है जब आप एक ग्रुप की बात करते हैं, और जब ग्रुप की बात होती तो डेफिनेटली ग्रुप में एक नहीं कई तरह के लोग होते हैं, और उन सभी का अपना अलग अलग एक मकसद हो सकता है। जैसे आप सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट के 11 प्लेयर्स होते हैं, सभी लोग एक स्टेट से नहीं होते, सभी लोग एक परिवार के नहीं होते हैं, पूरे एक देश के वेरियस प्लेसेस से आए हुए लोग होते हैं। सबका अलग अलग कल्चर हो सकता है, अलग अलग अपना वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है। कोई बॉलिंग में एक्सपर्ट है, कोई बैटिंग में, तो कोई किसी और फील्ड में एक्सपर्ट है, एंड देन उन सभी का अपना एफर्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन उन सभी के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके जरूरत है उस टीम को आगे बढ़ने की, तब जाकर वो टीम अपने ऑब्जेक्टिव को यानी कि एक जीत को हासिल कर सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स।
दूसरा आता है इट एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन और एफर्ट। तो कोऑर्डिनेशन के वजह से ये भरोसा मिलता है, ये तय होता है कि हमारा जो यूनिटी ऑफ एक्शन है वो अचीव हो सके। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं और वो सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सब लोग अपने अपने लेवल पर लगे रहते हैं। लेकिन अगर वो सब सिर्फ अपने ही तरीके से काम करेंगे तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव नहीं हो पाएगा। जैसे कि purchase and sales departments have to coordinate with their efforts to the supply of goods take place according to the purchase order। तो देखिए कहने का मतलब एग्जांपल में हमने ये लिया कि जो परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं या लोग हैं वो जब तक आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे अपने एक्टिविटीज़ और एफर्ट्स में, तो जो सप्लाई होता है, प्रोसेसिंग का काम होता है, उन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइमली चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। तो जो हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन से सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं या रिसोर्सेज होते हैं वो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आपके स्टॉक में गुड्स अवेलेबल रहेगा लेकिन टाइमली वो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मिल नहीं पाएगा। इस तरह से आप चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे कंप्लीटली और आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल टास्क है वो पूरा नहीं हो पाएगा। फिर आते हैं इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जैसा आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है मैनेजमेंट के फीचर्स में कि मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अगर मैनेजमेंट ही खुद अपने आप में कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो कोऑर्डिनेशन तो उसके साथ ही चलता है। तो जब तक मैनेजमेंट होगा तब तक कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। तो अगर हम मैनेजमेंट को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कह सकते हैं तो कोऑर्डिनेशन भी होगा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। और वैसे भी प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कोऑर्डिनेशन जुड़ा हुआ है। सब एक के बाद एक परफॉर्म होता है और ये चलता ही रहता है एक सर्कुलर फ्लो में, कभी रुकता नहीं है। तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एंडलेस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। तो अगेन मैनेजमेंट से जोड़ लीजिए इसको। जिस तरह मैनेजमेंट को हम कहते हैं इट इज़ ऑल परवेसिव, दैट मीन्स कि वो चाहे बिजनेस फील्ड हो या नॉन बिजनेस फील्ड, लार्ज बिजनेस हो या स्मॉल बिजनेस, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। तो अगर हर जगह मैनेजमेंट चाहिए तो क्यों चाहिए? बिकॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर। तो अगर एक ग्रुप है पीपल्स का, चाहे वो बिजनेस फील्ड या नॉन बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस, तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो बिल्कुल उसी पीपल को, उसी ग्रुप को, आप उन्हीं ग्रुप के सभी इंडिविजुअल के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करते हुए, इंटीग्रेट्स करते हुए आपको ऑब्जेक्टिव्स पूरा करना होता है। तो इसीलिए चाहे वो बिजनेस फील्ड हो वहाँ भी आपको कोऑर्डिनेशन करना होता है टीम में, एंड नॉन बिजनेस फील्ड हो तो भी आपको उस टीम में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। इसके लिए आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, फुटबॉल। कई लोग फुटबॉल आप में से खेलते हैं और देखते होंगे। आप देखते हैं कि दो गोल पोस्ट होते हैं। जैसे आपके सामने एक गोल पोस्ट होता है, आपका टारगेट तो सिर्फ ये है कि उस फुटबॉल को उस गोल पोस्ट में ले जाना है। लेकिन आपको मालूम है कि इस बीच में अपोजिट टीम के 11 खिलाड़ी बीच में सामने आपके मिलेंगे और आपको उन सभी के बीच से होते हुए बॉल पास करना होता है। आप अकेले पास नहीं कर सकते, ये टीम एफर्ट होता है। आपको अपने ही मेंबर को बॉल पास करना होता है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपकी टाइमिंग मिसमैच कर जाती है, आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, आप आंखों से जो इशारे करते हैं एक दूसरे को वो बिगड़ जाता है, तो आप पास ढंग से नहीं कर सकेंगे एंड एज अ रिजल्ट आपका फुटबॉल गोल पोस्ट में नहीं जा पाएगा। इस बात को आप बेहतर समझते हैं। आपको यही कहना चाहूँगा कि फुटबॉल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन अ टीम वर्क। ठीक है, हावेवर जहाँ भी टीम वर्क है, अगर वो सक्सेसफुली कोई भी चीज़ अचीव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो टीम एफर्ट कहलाता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन हुआ उसमें। बट हम इस बातों को बहुत बेहतर तरीके से फुटबॉल में ऑब्जर्व कर पाते हैं। खैर, अगले फीचर्स में बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। तो जैसा हमने देखा, कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल पर सिर्फ नहीं है, मिडिल पर भी है, लोअर पर भी है। और हर एक लेवल पर वर्क करने वाला पर्सन एक मैनेजर ही होता है, चाहे वो टॉप लेवल के मैनेजर हो, मिडिल लेवल के मैनेजर या फिर लोअर लेवल के मैनेजर, सभी मैनेजर्स ही होते हैं। और इस बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया भी हुआ है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें मैंने साफ साफ कहा है कि मिडिल लेवल के लोगों को ही हम मैनेजर्स के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मैनेजर मतलब मिडिल लेवल। हर एक लेवल पे जो हेड होते हैं उनको हम मैनेजर्स ही कहते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमको हर लेवल पे पड़ती है, इसीलिए जो हर लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि ईच एंड एवरी मैनेजर जो भी किसी को मैनेज करता है, क्योंकि मैनेजमेंट से जुड़ा है कोऑर्डिनेशन, एंड मैनेजमेंट वही करता है जो मैनेजर होता है। तो जो भी मैनेजर है वो कोऑर्डिनेशन करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन आता है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन।
देखिए, डेलिबरेट फंक्शन का मतलब ऐसा कि जो अपने आप से नहीं अचीव होता, जिसको हमें करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। कोई चीज़ जो अपने आप से हो जाए तब तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो छोड़ दीजिए आप और अपने आप हो जाएगा। आप सोच के देख लीजिए, एक टीम है, जैसे हमने वही कहा, फुटबॉल की ही बात है। अगर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करें, बीच में मैदान में बॉल पड़ा हुआ है, बस उसको किक करना है, उनको मालूम है कि मुझे फुटबॉल पोस्ट में पहुंचाना है, गोल पोस्ट में पहुंचाना है, वो उनको लगता है किक कर देंगे तो पहुंच जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है ना। आप किक करोगे, सामने कोई दूसरा रोक लेगा उसको। तो जब आपको वो चीज़ अचीव करनी है तो आपस में एक्टिविटीज़ में आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा। जब हम तालमेल की बात करते हैं तो तालमेल ही एक्चुअली कोऑर्डिनेशन का हिंदी ट्रांसलेशन है। तो कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप सेट नहीं होती, उसको सेट करना पड़ता है। ठीक है ना। और जैसे इसी के लिए एग्जाम्पल आप देखोगे, कई जगह आपको मिल जाएगा, बताया जाता है कि जिस तरह से टीचर्स, हम सभी टीचर्स, जैसे आप भी देख सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ, ये मेरा अपना एक खुद का कोऑपरेशन है आप सभी को लेकर, पढ़ाई को लेकर के, आप सभी लोगों तक एक बेहतर क्वालिटी का नॉलेज लेकर आने के लिए। लेकिन अगर हम इसी बात को स्कूल में लेकर चले तो आप देखते होंगे कि अक्सर आपके टीचर्स आपस में बोलते हैं कि भाई मुझे क्लास लेनी है, मुझे क्लास लेनी है। तो बच्चे तो टाइम पर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन टीचर्स का अगर टाइम टेबल ही ना बनाया जाए और वो पढ़ाने के लिए कूद पड़े तो क्या होगा। मालूम चलेगा एक ही क्लास में एक समय में 10 टीचर पहुंचे हुए हैं, सब लोग पढ़ाना चाहते हैं उसी टाइम पर, तब तो इस तरह बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो हम लोग उसी के लिए क्या देखते हैं, एक टाइम टेबल बना होता है। तो यानी स्कूल में भी टीचर्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए, ग्रुप एक्टिविटीज़ को ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, टाइम टेबल बनाया जाता है। एंड अकॉर्डिंगली, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने जगह पर पहुंचते हैं, टीचर भी वहां पहुंचता है। होता है ना ये चीज़ें। तो ये चीज़ डेलिबरेटली अचीव किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। सो अब हम आज जानने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमने शुरू से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स देखे, बहुत सारे बातें डिस्कस हुई, एग्जांपल्स हुए एक्सचेंज, जिसमें हमने जानने की कोशिश करी कि कोऑर्डिनेशन के ना होने से हमें किस किस तरह के लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, किस किस तरह के हिंड्रेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो वही बस बात है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमें क्यों है। तो पहला हमने पॉइंट लिया है, ड्यू टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज इतना छोटा है तो क्या हमें उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं चाहिए? तो और चाहिए। और अगर बिजनेस साइज बहुत बड़ा हो जाए तो भी चाहिए। कहने का मतलब देखिए, इसमें भी कई सारे पीपल्स हैं, इसमें भी लोग काम कर रहे हैं, इनके भी एक्टिविटीज़ में हमें सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, और यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, लेकिन साइज के बढ़ने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन की और ज़रूरत हमें फील होने लगती है। जैसे घर पे 2 लोगों के लिए काम करना होता है, 2 लोग ही सिर्फ हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में 4 लोग 10 लोग इकट्ठा हो जाएं तो और दिक्कतें होंगी, खाने पीने को लेकर और चीज़ों को लेकर। तो कहने का मतलब, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज होता जाता है तो लार्ज होने के साथ साथ उनमें लोगों की संख्या बढ़ती है, एम्प्लॉयज़ के नंबर्स बढ़ जाते हैं, एज वेल एज उनके लिए रिसोर्सेस, मशीन्स एट्सेट्रा भी बढ़ जाते हैं। तो उन सभी को अगर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे हम, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो विद द इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेस। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह का तो एक्टिविटी होता नहीं है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट परचेज के लिए बनाया है, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स की एक्टिविटीज़ के लिए, ऐसे ही हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस को अरेंज करने के लिए बना हुआ है। तो हर एक तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और आप सब जानते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट का जो नाम रखा गया है वो किसी ना किसी पर्पस के साथ, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में उसी तरह के एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स को बनाया जाता है, जैसे कि यही आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया गया। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एक क्या है, एक्टिविटी है। इसी को कहते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो देखिए, इनके एक्टिविटीज अलग हैं। प्रोडक्शन का काम इनका काम है, परचेज का इनका काम है, सेल्स का इनका काम है, फाइनेंस का अरेंजमेंट का। तो इन सभी का अपना अलग अलग एक्टिविटी है और वो अपने एक्टिविटी को करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सबको मिला करके क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एक्टिविटी है वो पूरा करके देना, यानी कॉमन गोल अचीव करना है। और ये तभी हो सकता है जब उनके एक्टिविटीज में हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन थ्रू कोऑर्डिनेशन। क्लियर हो गई बात। तो कोऑर्डिनेशन के वजह से हम अपने फंक्शनल डिफरेंशिएशन को सही इन द सेंस सही डायरेक्शन में लेकर चलते हैं, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर पाते हैं। ठीक है।
देन टू अचीव द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन वर्क करना सभी को आता है, कोई भी काम हम सब थोड़ा बहुत करना जानते हैं, लेकिन एक बेहतर वे में, सबसे बेस्ट वे में, जिसको हम कहते हैं एक एक्सपर्ट ने किया, ऐसा करना हमको सबको नहीं आता। वो उसके लिए स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती ही है हमें। तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें होती है अगर हमको अपने वर्क में स्पेशलाइजेशन चाहिए और उस स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा चाहिए। तो स्पेशलाइजेशन का बेसिकली मतलब तब आता है जब आप वर्क को सबसे बेस्ट वे में कर सकते हैं और मिनिमम वेस्टेज के साथ, तो आप उस चीज़ को करने के एक्सपर्ट हैं। तो कोऑर्डिनेशन के मदद से हम चीज़ों को क्या करते हैं, सिंक्रनाइज, पहले हमने बताया, और उसका मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट्स। हर चीज़ों का एक तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, एक्टिविटीज़ का, रिसोर्सेज का। तो जब हर चीज़ सही तरीके से अरेंज रहेंगी, टाइमली अवेलेबल रहेंगी, तो डेफिनेटली जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं जिस तरीके के साथ, मतलब बेस्ट वे में और मिनिमम वेस्टेज के साथ, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अगर आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन लाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, देन यू नीड टू कोऑर्डिनेट। एंड द लास्ट वन इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपके बहुत सारे बिजनेस में, मतलब हर बिजनेस में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, और भी तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं। मान लीजिए, अब मैं दो चीज़ों की बात सिंपली जोड़ रहा हूँ, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट और आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन के प्रोसेस बहुत सारे तरीके के बटे होते हैं। अब आप सोचिए, एक गुड्स जो हमारे हाथ में आ जाता है वो सिर्फ एक फैक्ट्री से बनकर आया हुआ गुड्स नहीं है, बल्कि उसके पहले इतने तरीके से वो प्रोसेस से गुजर के आता है, तब जाके हमारे पास एज अ फाइनल गुड्स वो होता है। उस वेरियस प्रोसेस की एक्टिविटीज़ को आप ऑर्डरली अरेंज नहीं करोगे, तो आपको क्या लगता है कि आपका सारा काम ठीक से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो चीज़ों को अगर आपको पूरा करना है आपके पास, क्योंकि बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में बहुत तरह के प्रोसेसेस होते हैं, और वो सारे प्रोसेस एक दूसरे पर टिके होते हैं, इंटरडिपेंड होते हैं। तो उन चीज़ों को अगर हमें सही तरीके से लेकर चलना है, सो दैट कि अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमें अचीव कर सके, तो डेफिनेटली हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो ये सब पॉइंट्स थे जिससे हमने जानने की कोशिश की कि कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस तरीके से आज हमने अपने इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन के बारे में बहुत कुछ जाना। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हमने रखा, एक स्टोरी रखा, सो दैट कि इसकी बेसिक बातों को हम क्लियर कर सके। और फिर दोहराऊंगा मैं, आप सभी लोगों के माइंड में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन एक चीज़ नहीं है, दो अलग अलग चीज़ है। आपको इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन रखना पड़ेगा, और होप्स हो कि जो स्टोरी हमने ले रखी थी उस स्टोरी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। और उसके अलावा जो कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन मैंने ली थी वो सिर्फ इसलिए ताकि आपके मन में एक अच्छी इमेज बने, इफेक्टिव वे हो कोऑर्डिनेशन को लेकर के, कि कोऑर्डिनेशन अगर है तो आप एक मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो जो काम आसान लगता है वो भी काम आपका बिगड़ सकता है। ठीक है, तो इन सभी बातों के साथ आज की वीडियो को मैं यही खत्म करना चाहता हूं। फिर मिलेंगे हम अपने किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।